वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए उनके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, साथ ही साथ पेंशनर्स के और फैमिली पेंशनर्स के उनकी पेंशन में एरियर्स को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट लेटर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के केंद्रीय पेंशन लेखा आयोग यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपकी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और आपकी जो पेंशन में एरियर के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई, जो कि मीटिंग होने के बाद में वहां पर बहुत सारे चीफ कंट्रोलर आए पेंशन के और बहुत सारी चीजें उसमें डील हुई, तो जिससे पेंशन आपके खातों तक सही पहुंचे, आपके एरियर्स आपको टाइम पर मिले और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। पूरा डिटेल में जानेंगे हम। सामने आप नोटिफिकेशन भी देख रहे होंगे जो कि मैंने बताया किसकी तरफ से जारी किया गया है, साथ ही साथ और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से डिसीजन लिए गए आपके वेलफेयर से रिलेटेड या आपके बहुत सारी चीजों से रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारे पेंशन ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनकी पेंशन में बहुत सारे एरियर्स जुड़ने होते हैं या बहुत सारे एरियर्स उनको मिलने होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके अपना एरियर्स ले सकते हैं और कौन कौन से पेंशन के एरियर्स के अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक बड़ी वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा हुए और उसमें एक मीटिंग जो ही वो चीफ कंट्रोलर हैं पेंशन डिपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन के रूप में उनको लिया गया और उस मीटिंग में कई सारी चीजों पर बात की गई, जिसमें पेंशन के जो एरियर्स हैं जो पीएओ की तरफ से सीपीएओ लेवल पर जारी किए जाते हैं, उन सब पर भी वहां पर बात हुई, जो कि आप नोटिफिकेशन सामने देख सकते हैं। पूरा डिटेल में जानेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आप पूरा डिटेल में जानेगा, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। बने रहिए आप हमारे चैनल पर। इसी तरीके से आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक अपडेट दे दूं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशन से रिलेटेड, हमारे वेलफेयर से रिलेटेड हमारे चैनल पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के जितने भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो पेंशन बेनिफिट्स हो या फिर अदर बेनिफिट्स हो, उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उनको वहां पर अपडेट करने के लिए पूरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उनको अपडेट कर देंगे। सामने आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं, फिर बाद में और भी इंफॉर्मेशन है वो भी देखेंगे और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। आप देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरियर ऑफ पेंशन एंड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, यानी आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन के जो एरियर्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई, उसमें क्या चीजें वो भी हम बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अ वर्चुअल मीटिंग ऑन द अफोर्समेंशन्ड सब्जेक्ट वाज कन्वेड ऑन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ चीफ कंट्रोलर पेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो चेयरपर्सन थे उस मीटिंग में वो चीफ कंट्रोलर थे पेंशन के। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हुई जिसमें इन पर बहुत सारी चीजों पर अपडेशन दिया गया। क्या क्या चीजें हुई वो हम जानेंगे इस वीडियो में। 8 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, एरियर्स और फिक्स मेडिकल अलाउंसेस को लेकर बड़ा तोहफा जारी। आपको बता दूं कि पेंशन धारकों के ईपीपीएफ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर्स का कॉलम ना रहने से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है। साथ ही साथ उनको यही नहीं पता चलता था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या उनके जो एरियर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या है। इस समस्या को, पेंशन धारकों की इस समस्या को केंद्र सरकार ने अब निजात कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे पेंशन धारकों की अब नहीं होगी सुविधा, ईपीपीओ में क्या क्या शामिल किया जाएगा, बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, इस तारीख तक सिस्टम में बदलाव करना है यानी किस तारीख तक सारी चीजों से बदलाव करना है। साथ ही साथ मैनुअल जो प्रक्रिया है उससे भी वहां पर एक बड़ी निजात मिलेगी, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सीपीएओ के द्वारा 65 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा जारी कर दिया गया है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीएफओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम भी जुड़ेगा, जिससे पेंशन और फैमिली पेंशन को बहुत ज्यादा राहत वहां पर मिले। और इसके अलावा अब पेंशन धारकों को नहीं होगी सुविधा, क्या क्या असुविधा नहीं होगी वो भी हम जानेंगे यहाँ पर। इसके माध्यम से
पेंशनभोगी अपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। सीपीएओ द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों के सीपीसीसी के प्रमुख हेड को आदेश दिया गया है कि वे अपने सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड कर लें ताकि पेंशन धारकों को किसी भी तरह की सुविधा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए जितने भी वहां पर बाकी चीजें होती है उन सब चीजों के लिए सीपीसीसी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया है, यानी सीपीसीसी हेड यानी आपके पेंशन के हेड्स को सभी एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दिया गया है। इसके तहत उनको बोला गया है कि आपकी जो भी उनके सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए, साथ ही साथ अपग्रेड करने के बाद वहां पर सारी चीजें पेंशन को बताई जाएं, जिससे पेंशन धारकों को कोई भी सुविधा वहां पर कोई भी असुविधा का वहां न हो और पेंशन को चंद सेकंड्स में सारी चीजें मिल सके। ईपीपीओ में क्या क्या शामिल किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। सीपीएओ ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और उनके एरियर के जुड़े सभी केस, जो भी कितने भी केस होंगे सारे, यानी जो भी इश्यूज होंगे डिजिटली रूप में भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों के ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम रहेगा, जिससे पेंशन भोगी इन बातों से अवगत रहेंगे। अभी तक आपको पता है कि जितने भी आपकी सीपीएओ से सारी चीजें आती है उनमें आपके मेडिकल अलाउंसेस और जो भी एरियर्स होते हैं उनका डिजिटली रूप में आपको भेजे जाएंगे। इससे पहले ये होता था कि वो सारी चीजें वहां पर ऐड होकर नहीं आती थी, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ज्यादा या पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी और फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर्स का कॉलम आ जाएगा, जिससे सारी, और इसके अलावा सीपीआईओ आपके जितने भी केस होंगे वो सारी चीजें टैली करेंगे और टैली करने के बाद वहां पर आपको सारी चीजें एक ही साथ वहां पर ली जाएंगी। इसके अलावा सीपीआईओ द्वारा ने 6 मई 2024 को एक सर्कुलर जारी किया, जो कि मैं पहले दिखा चुका हूं। इस मामले में एक बैठक भी हो चुकी है और इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया वो भी हम देखेंगे इसमें। इस बैठक में पेंशन एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया गया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इन्हें ईपीपीओ में शामिल कर दिया जाए, ताकि पेंशन भोगियों को पेंशन के सारी चीजें उनको अवगत हो सके, उनको कितना एरियर मिलता है, कितना मिलने वाला है, कितना फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बढ़ रहा है और भी एरियर्स कितना है और भी बाकी सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें उस सर्कुलर में मैंने आपको बताया। जो सर्कुलर मैंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का बताया था उसमें ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई थी। अगर आप भी उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से यस लिखिएगा, वहां से सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। और भी चीजें हैं उसमें वो भी डिटेल में मैं बताऊंगा। इस तारीख तक सिस्टम में करना है बदलाव। सभी पेंशन भोगी भुगतान करने वाली बैंकों के सीपीसीसी हेड को कहा गया है कि वे 15 मई 2024 तक अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें। इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन से जुड़े सभी एरियर्स के केसों की प्रक्रिया पूरी डिजिटल तरह से होगी और इसके बाद ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, एरियर्स, ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरीके कोई भी समस्या नहीं आएगी। यानी कि जो अभी मैंने बताया 6 मई 2024 का जो लेटर आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सीपीएओ की तरफ से, उसमें ये सारी चीजें सीपीसीसी को हेड को कहा गया कि 15/5/2024 तक आप अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें और इन कॉलम्स को भी ऐड कर लें, जिससे पेंशनर्स के लिए वहां पर कोई भी समस्या का ना हो और सारी चीजें उनको वहां पर एक साथ मिल सके। और इसके अलावा आगे चलते हैं, इसमें मैनुअल प्रक्रिया से मिलेगी निजात। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों को जो भी मैनुअल प्रक्रिया होती है उससे निजात मिल जाएगी। कोई भी पेंशन भोगी अपने ईपीपीओ में ये सारी चीजें देख सकेगा कि उसके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या एरियर की सिचुएशन क्या है, क्या स्टेटस है, क्या उनको मिला हुआ है, क्या बैंक्स के पास पहुंच गया है। इसके अलावा सीपीओ ने बताया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में टेक्निकल मदद के लिए आपको साइंटिफिक अफसर SBCPO को संपर्क कर सकते हैं। तो ये कई सारे चीजों में अपडेट किया गया है। अब आपको सारी चीजें मैनुअल के बाद में सारी चीजें डिजिटल कर दी जाएंगी और डिजिटल होने के बाद में पेंशनर्स को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। देख सकते हैं जैसा कि ये मैंने नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं सर्कुलर पहले भी आपको बताया था। इस सर्कुलर के जरिए ही सारी चीजें पेंशन और पेंशनर्स के जितने भी बेनिफिट्स हैं, चाहे उनके एरियर्स में पेंशन को लेकर के हो या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को, वो सारी चीजें क्लियर की जाएं। और अगर आपको कोई टेक्निकल एडवाइस लेनी है तो आप देख सकते हैं श्री धीरज कुमार, साइंटिफिक ऑफिसर SBCPO, या फिर ये मेल आईडी आप देख सकते हैं dheeraj.kumar89@nic.in पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सर्कुलर है सभी पेंशनर्स के लिए। इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए पेंशन के जितने भी एरियर्स हैं और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है या हाल में ही पेंशनर से, कर्मचारियों से पेंशनर बने होते हैं, तो उनको पीपीओस के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि सभी पेंशनर्स को उनके पेंशनरी बेनिफिट्स टाइम से मिले,
सही पे मिले और उनके अलावा उनको कोई भी लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको किसी भी टाइप से परेशानी ना हो। आप ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर्स के लेकर के, जिससे उनके सारी चीजें घर पर ही सारी हो जाएंगी और चंद सेकंड में आप ये सारी चीजें देख पाएंगे और साथ ही साथ अपनी पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इसके साथ ही साथ चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा और आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट करना है तो आप हमें या सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के कोई ना कोई अपडेट जरूर देंगे। ये आप सर्कुलर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लीजिएगा, वहां से सीधा ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए फ्री में चैनल को सब्सक्राइब। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरें लेकर आया हूं सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें बड़ी खबरों के अलावा आपके जो प्रीवियस कमेंट्स थे उनको भी लिया जाएगा, जिनमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उनको इस वीडियो के जरिए इस सारी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर किया जाएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है जून मंथ की पेंशन क्रेडिट को लेकर के। साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी पर बड़ी खबर देने वाला हूं। साथ ही साथ आप फॉर्म 16 डाउनलोड पर भी एक बड़ा जो है अपडेट आया है, वो भी मैं देने वाला हूं। चौथी खबर है आपके कि जुलाई में आपके बेसिक में 3% का इंक्रीमेंट होने वाला है। कैसे होगा वो बताऊंगा। साथ ही साथ पांचवी जो बड़ी खबर है वो फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, फैमिली पेंशन पर एक बड़ी अपडेट मैं दूंगा, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए, मैं अपने व्यूवर से एक अपील करना चाहूंगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बहुत ही इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन और अपडेशन के साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को आगे इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं। और इसके अलावा एक और हम बात इन्फॉर्मेशन दे दें आपको, अगर आपकी पेंशन या पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहां पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जून मंथ की पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो चुकी है, तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि आपकी जून मंथ की क्या पेंशन खातों में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट, या मैसेज कई बार नहीं आते हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट चेक करिएगा, या ऑनलाइन देख सकते हैं तो ऑनलाइन जरूर चेक करिएगा कि आपकी इस मंथ की आपकी पेंशन खातों में क्रेडिट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम पेंशनर्स की खातों में आ चुकी है। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपकी इस मंथ की पेंशन आपके खातों में आई है या फिर नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो वो भी हम बताएंगे क्यों नहीं आई है और क्या रीजंस उसके हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। तो नोशनल इंक्रीमेंट मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उनका एक इंक्रीमेंट का लॉस उठाना पड़ता है। बेसिकली नोशनल इंक्रीमेंट ऐसे इंक्रीमेंट को कहा जाता है, या ऐसे पेंशनर्स जो 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन जो उनका नेक्स्ट प्रमोशन होता है या नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को लगता है। तो ऐसे में उनको कई बार नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। तो जब नोशनल इंक्रीमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई को दिया जाता है ऐसे पेंशनर्स को जो रिस्पेक्टिवली 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायरमेंट होते हैं, वहां पर उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट दे दिया जाता है और उसके बेसिस पर ही उनके जो पेंशनरी अदर बेनिफिट्स हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, चाहे वो डीआर हो, चाहे वो उनकी बेसिक हो, क्योंकि बेसिक भी बढ़ती है 3%, तो उसके बेसिस पर सारे जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो पेंशनर्स को दिए जाते हैं। तो अगर आप भी 30 जून को रिटायरमेंट हुए हैं या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुए हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को या अपने ऑफिस को कहिए कि आप उनका नोशनल इंक्रीमेंट लगाएं और उनको एक एक्स्ट्रा बड़ा हुआ इंक्रीमेंट को प्रोवाइड करें। अगर आप ये सब कार्रवाई कैसे करनी है, डिटेल में नोशनल इंक्रीमेंट कैसे लगवाना है, क्या एप्लीकेशन लिखनी है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, अगर वो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, हम आपको वहां पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना देंगे जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में सारी जानकारी दी गई होगी और वहां से आप एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आप वहां से ले पाएंगे, जिससे आपके और भी सारे जो बेनिफिट्स हैं उसमें भी आपको सीधा सीधा फायदा मिल पाएगा। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो अब जो है आपका फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं वो स्पर्श से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और जो अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पेंशनर्स हैं वो वहां से भी अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। इवन
जो एम्प्लॉइज हैं, सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, वो भी अपने ऑफिस से, जहां भी डीडीओ आपका होता है, कैश डिपार्टमेंट्स होता है, वहां से जाकर के अपना फॉर्म 16 वहां से ले सकते हैं और सारी चीजें उसमें अपडेशन करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चले। अगली बड़ी खबर आ रही है जुलाई में बेसिक में इन 3% की बेसिक में इंक्रीज होने वाली है। बेसिकली आप सभी को पता है कि अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो है आने वाला है, लास्ट वर्किंग डे को आ जाएगा, और जैसे ये आ जाएगा तो उसके बाद में आपका जुलाई मंथ का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो कंफर्म हो जाएगा। और अब आपको जो है 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। जुलाई से 3% आपका फिर से बढ़ोतरी हो जाएगा, और बढ़ोतरी होने के साथ ही अब यहाँ पर 53 से 54% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जा सकता है। हालांकि अभी एक मंथ का और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, जैसे ही वो आएगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा डीए और डीआर किनको कितना प्रतिशत मिलने वाला है। हालांकि मुझे जो लगता है कि 3% तक ही इस बार बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है उसके बेसिस पर बढ़ोतरी इस बार ज्यादा नहीं हुई है, और बढ़ोतरी नहीं होने के चलते आपको 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिलेगा। तो जुलाई में 3% महंगाई भत्ता के चलते आपकी सारी जो डेटा है वो 3% तक उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। ऐसे पेंशनर्स जिसमें पेंशनर्स की डेथ हो चुकी है और उसके बाद उनकी जो नॉमिनीज हैं यानी उनकी वाइफ हैं, उनकी भी उस सिचुएशन में अगर डेथ हो चुकी है, तो अब आपको, अगर आप उनके लड़के हैं और लड़कियां हैं, दोनों अलग अलग सिचुएशन में पेंशन मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लड़कियां ये सोचती हैं, महिलाएं ये सोचती है कि उनको पेमेंट नहीं मिलती है, उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर जो है आपने अगर अभी तक शादी नहीं हुई है, या आप विडो हैं, या फिर आप डाइवोर्सी हैं, तो आप अपनी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और वो आप ले सकते हैं। इवन जो लड़के भी हैं, अगर वो कुछ नहीं करते हैं और 25 साल से कम की एज है, तो वहां पर भी वो फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन यही होनी चाहिए कि पेंशनर्स और उसकी वाइफ, वहां पर जो डेथ उनकी होनी चाहिए। अगर वो डेथ हो गई है तो आप अपनी पेंशन के लिए फिर से अपने ऑफिस या डिपार्टमेंट में संपर्क करिए, और वहां से आप अपना जो है आपका इसमें सारी जो अपडेट फॉर्म फिल करिए, और आपको फैमिली पेंशन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में यस लीजिएगा। हम फैमिली पेंशन आपको कैसी मिले उस पर भी वहां पर बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे पेंशनर्स की जिनकी एज 80 ईयर्स हो गई है, लेकिन अभी तक उनको एडिशनल पेंशन खातों में नहीं दी गई है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी एज 80 साल की सर्विस हो चुकी, 80 साल की एज पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनको एडिशनल पेंशन अभी तक नहीं दिया गया है। तो ऐसा में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किया है, और उन्होंने बताया है कि बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं लिखी है। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/1964 है, तो उन्होंने सिर्फ 1964 लिखा हुआ है, या फिर मंथ नहीं लिखा गया है, या एग्जैक्टली डेट नहीं लिखी गई है। तो आपके जितने भी पीपीओस हैं उनमें आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल क्लियर कराइए, और ऑफिस में आप अपना मिलिए और उनसे सारी चीजें उनको बताइए कि हमने डेट सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स करा दी है अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर के। उसके बाद से अब आपकी पेंशन में जो एडिशनल जो 20% की वृद्धि होती है वो वहां पर हो जाएगी, और 20% बढ़ोतरी होने के बाद में वहां पर जो आपकी बेसिक पेंशन में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे अभी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने 80 साल की एज पूरी कर ली है, लेकिन उनको जो है फाइनली एडिशनल पेंशन का फायदा अभी तक नहीं पहुंच पाया, और आपने वहां पर इन्फॉर्म भी करना होता है। आप इन्फॉर्म करेंगे अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर के, सारे फॉर्म फिलअप करेंगे, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी चेकअप करेंगे। चेक करने के बाद वहां पर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और उसके बाद में आपकी एडिशनल पेंशन वहां पर लग जाएगी। अब एक और बात करते हैं यहाँ पर 18 मंथ्स के डी और डीआर पर। तो 18 मंथ्स के डी और डीआर पर अभी लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई ना कोई एक पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, अगर उनकी माने तो कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के 18 मंथ के डी और डीआर पर बड़ी इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ की बात करें तो उस पर सुनने में आ रहा है, या मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि जल्द से जल्द इस पर पॉजिटिव कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा, और कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के लिए इसमें एक बड़ी सी राहत की खबर मिल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दी कि कोविड के टाइम पे 18 मंथ का डीए और डीआर का एरिया सामने रोका गया था, जिसके बाद कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशनर्स को बढ़ते हुए रेट पर तो दिया गया था डीए डीआर, लेकिन 18 मंथ का डीए और डीआर प्रोवाइड नहीं कराया गया था। इसके बाद यूनियंस और फेडरेशन लगातार सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने अब जो है एक और फिर से लेटर लिखा है जिसमें कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशन के 18 मंथ के डी और डीआर को बहाल या रिस्टोर करने की बात कही गई है। आगे जब भी इसमें कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ आपने जितने भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखने के लिए कहा तो यस जरूर लिखिएगा, और नो बोला है तो नो जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए कई सारे अपडेट्स लेकर आए, चाहे वो उनकी पेंशन में 5% बढ़ोतरी को लेकर के हो,
18 मंथ्स के डीए डीआर पर हो, साथ ही साथ नए पे कमीशन यानी आठवें वेतन आयोग के गठन से रिलेटेड हो, और भी कई ऐसे 14 पूरे इश्यूज होने वाले हैं इसमें, जिसमें हम बात करेंगे। सामने आप एक लेटर भी देख रहे होंगे जो कि लिखा गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एक लेटर लिखा गया है। इसके अलावा और भी कई सारे लेटर्स लिखे गए हैं जिनमें पेंशन और फैमिली पेंशन से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स होंगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन बहुत सारी चीजें अपडेट्स दूंगा मैं, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड कई सारी चीजें हम उनको बताते हैं। साथ ही साथ उनके जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स लेते हैं और उनके जो भी सॉल्यूशन करने होते हैं वो हम आपको नेक्स्ट उसमें वीडियोस में लेकर आते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप सामने देख सकते हैं कि 18 जून 2024 को ये इंपॉर्टेंट लेटर लिखा गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई सारी चीजें एक बात की गई हैं, जिनमें से आप देखेंगे मैं इंपॉर्टेंट 14 इसमें लेटर्स में बात की गई है। मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आप ये डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसको। कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, उसके बाद इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि 65 लाख पेंशनर्स और बाकी जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम होती रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पेंशनर्स और कर्मचारियों की जो डिमांड्स रही हैं वो हमेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेलफेयर से रिलेटेड रही हैं। ऐसे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स की जो यूनियंस और फेडरेशन हैं उसके रिगार्डिंग कई सारी चीजें इसमें रही हैं, जिनमें हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिसमें आप पॉइंट नंबर 2 देख पा रहे हैं कि 12 लाख से ज्यादा सिविलियन जो वैकेंट पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पोस्टल हो, इनकम टैक्स हो, सीएजी हो, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज चल रही है मैन पावर की। उसके बाद पेंशनर्स और कर्मचारियों की यूनियन सरकार से बोल रहे हैं कि आउटसोर्स करने की जगह पर परमानेंट पेरेंटियल जॉब, कंटिन्यू जॉब दी जाए, जिसके चलते वहां पर बहुत सारी चीजें वैकेंसी फिल हो पाए और बहुत सारी चीजें लोगों को वहां पर जागरूक लोगों को जॉब्स मिल पाए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको फिर से विड्रॉ किया जाए। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो गारंटीड पेंशन स्कीम थी उसको रिस्टोर किया जाए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। आप देख सकते हैं इसके अलावा और भी कई सारे इसमें इश्यूज हैं। पॉइंट नंबर 5 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग को नेक्स्ट वेज रिवीजन के लिए या नेक्स्ट पे कमीशन के लिए 1 जनवरी 2026 से इसको रिवाइज किया जाए। ये कर्मचारियों और पेंशनर्स की बहुत बड़ी डिमांड है कि 8वें वेतन आयोग को गठन जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि इसमें पहले भी कुछ अपडेट्स आए थे कि सरकार जल्द से जल्द इस पर लेकर के कोई ना कोई एक कमेटी बना सकती है और उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन उसमें हो सकता है। अब 6 नंबर का जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं to release the 18 months DA arrears frozen during the COVID-19 pandemic to the central government employees and pensioners। आप सभी को पता है कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स उस टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि आप 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स के बारे में क्यों बात करते हैं जबकि गवर्नमेंट उसको देने के लिए मना कर चुकी है। तो आपको बता दूं 18 मंथ्स के डीए और डीआर आपका उसमें हक है और आपको मिलना ही चाहिए। तो बहुत सारे पेंशनर्स भी चाहते हैं कि उनको मिले, इसलिए बाकी यूनियंस और फेडरेशंस भी हैं वो भी लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बात करती रहती हैं, डिमांड्स और रिक्वेस्ट करती रहती हैं सरकार से। आगे आने वाले समय में इसमें बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी होगी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 8 देख सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। टू ग्रांट 100% कंपैशनेट अपॉइंटमेंट टू द वार्ड्स डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय बाय रिमूविंग द 5% सीलिंग लिमिट। आप सभी को पता है कि कंपनसेट जो अपॉइंटमेंट है वो 5% की सीमित लिमिट है, लेकिन यूनियंस और फेडरेशन सरकार से बोल रहे हैं कि उनको 100% कंपनसेट अपॉइंटमेंट देना चाहिए जो भी उनके डिपेंडेंट, जो भी डिसीज्ड एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट्स हैं, और उनको 5% सीलिंग से हटा करके 100% सीलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है जो आपकी कम्यूटेड पेंशन से रिलेटेड है। रिस्टोरेशन ऑफ द commuted portion of the pension to the pensioners after 12 years instead of the present 15 years। आप सभी को पता है कि आपकी जो पेंशन का कम्यूटेशन है वो 15 साल में होता है, लेकिन अब
रिस्टोर 12 साल में से पहले उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए सरकार की कर्मचारियों और पेंशनर्स की। और यूनियंस कई बार इसके रिगार्डिंग भी पहले भी लेटर लिख चुकी है कि जो कम्यूटेशन पेंशन है उसको 15 साल की जगह कम करके 12 साल या 11 साल या फिर 10 साल तक कर देना चाहिए, क्योंकि 15 साल एक लंबा गैप हो जाता है जिसके चलते पेंशनर्स अपनी कम्यूटेड पेंशन को नहीं ले पाते हैं और उसके बाद में उनको कई सारी चीजें पैसे होने के बाद भी सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसके बाद में उनको जो कम्यूटेड पेंशन है वो दी जानी चाहिए 12 साल में। सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। उन रिकमेंडेशंस में 5% हर साल 5% के ब्लॉक में पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद उनको दी जाना चाहिए। साथ ही साथ और भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के कई सारे और भी जो रिकमेंडेशंस थे उसमें सीजीएचएस भी शामिल था, हॉस्पिटल्स भी शामिल थे और इसके अलावा 5% जो है उनको पेंशन में बढ़ोतरी का भी दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 11 आप देख सकते हैं 11 नंबर पर, implementation of the recommendation of parliamentary standing committee to enhance the pension of the pensioners by 5% once in 5 years from the date of retirement। यानी आप देख सकते हैं कि जो भी पेंशनर्स हैं रिटायरमेंट के बाद में उनकी बेसिक पेंशन में हर 5 साल के ब्लॉक में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जैसे 60 से 65 साल के बीच में 5% की, यानी 65 साल की अगर एज पूरी कर लेता है कोई पेंशनर तो 5% की बेसिक पेंशन में उसकी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। 65 से 70 के बीच में 70 साल का जैसे ही पेंशन होगा तो 5% की फिर से बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इसके रिकमेंडेशन भी किए थे बहुत सारी चीजों पे, अभी उनका इम्प्लीमेंटेशन होना इसमें अभी बाकी रह गया है। पॉइंट नंबर 13 देख सकते हैं, टू एस्टेब्लिश CGHS wellness center in the district as recommended by the Parliamentary Standing Committee of the Ministry of Health, and also to strengthen the CGHS by impelling more multi-specialty hospital and also revising the rates regularly। यानी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर थे उसने सजेशंस दिए थे कि जितने भी सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर है उसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को और ज्यादा इम्पेनल्ड किया जाए। साथ ही साथ जो रिवीजन जो रेट्स हैं उसके उनको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज किया जाए, जिससे सीजीएचएस के जो रेट्स अभी काफी कम है इस टाइम पे और पेंशनर्स को ऐसा लगता है, लेकिन और भी चीजें हैं उसमें, अगर उनको उनकी रिवाइजिंग टाइम टू टाइम होती रहे जिससे कि उनको और भी कई सारी चीजों का फायदा मिल सके। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज रेलवे कंसेशन गिवन टू द सीनियर सिटीजन्स विच वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या पेंशनर्स कह लो, उनके लिए जो रेलवे के कंसेशंस थे वो कोविड के टाइम पे सस्पेंड कर दिए गए थे। साथ ही साथ उनको बोला जा रहा है कि ये सब चीजों को फिर से रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए कर्मचारियों के लिए इसमें कई और भी सारी चीजें हैं जिनको मैं रीड अभी नहीं किया है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैंने मोस्टली जो पेंशन से रिलेटेड चीजें थी वही इसमें डिटेल बात की है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन सी डिमांड्स, कौन कौन सी रिक्वेस्ट सरकार पूरी कर सकती है और सबसे पहले कौन कौन सी रिक्वेस्ट सरकार को पूरी करना चाहिए? आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट कर देना, यस लिख दे जाओ, उसके बाद ये पूरा डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ मुझे जो लगता है कि सबसे पहले पेंशन की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ 18 मंथ्स का डी और डीआर के एरियर्स भी मिलना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे होती रहेंगी, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट सरकार से जरूर पूरी करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पेंशनर्स, कर्मचारियों एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं 4 बड़े अपडेट लेकर आया हूं, जैसा कि सामने आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट है, पेंशनर्स को जुलाई मंथ में बड़ा एरियर्स मिलने वाला है। किन किन पेंशनर्स को मिलेगा, क्या है उसका प्रोसीजर, वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ जुलाई मंथ के डीओ डीआर पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अभी तक नहीं आया है। मई मंथ का, जून मंथ का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या 53% डीओ डीआर होने के बाद डीओ डीआर मर्ज होगा 50% होने के बाद। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है 80 मंथ्स के डीओ डीआर पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ एक 4th बड़ी अपडेट होगी, वो सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स हैं या सीजीएचएस के जो बेनिफिशियरीज हैं उसे लेकर के भी एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं। चारों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पूरी वीडियोस को, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपके लिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स, बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलेगा जिसका डायरेक्टली असर आपकी पेंशन, सैलरी और पेंशन फैमिली पर पड़ेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए
घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स देखते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पेंशनर्स को, इवन कर्मचारी को किसी उसके बेनिफिट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या कोई अगर समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पेंशनर्स का एरियर्स जुलाई मंथ में मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अब एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल चुका है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार इसका जिक्र भी किया था, कई बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स है वो पेंशनर्स को अब धीरे धीरे मिलने लगा है। साथ ही साथ कई सारे पेंशनर्स को 50,000, 60,000, 1 लाख तक का एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स है वो उनके खातों में अब पहुंचने लगा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स कैसे लेना है, किस सर्कुलर का यूज करना है, साथ ही साथ क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, जिसके बाद आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल जाएगा। उसके बाद पेंशनर से वैसा ही किया और उनको काफी हद तक अब एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स था वो मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि डिटेल में हम आपको बताएं या आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स आपको कैसे लेना है और क्या क्या चीजें उसमें अपडेट्स होंगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। इसमें 53% अब DADR होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन अभी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा फिर से रुक गया है। जैसे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ्स में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा नहीं पब्लिश किया गया था। उसके बाद अब मीडिया में और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी थी कि गवर्नमेंट DA और DR को मर्ज कर सकती है 50% के बाद में। अब फिर से, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट वापस लिया गया उसके बाद में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो DA और DR होता है उसको फिर से अपडेट कर दिया गया और उसमें बाद फिर से अब DADR आने लगा, उसके डेटा पब्लिश कर दिया गया। लेकिन अब फिर से जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो रोक दिया गया है। तो अब फिर से ऐसी बातें होने लगी हैं कि क्या सरकार इसको मर्ज करने वाली है। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो DA और DR होगा उसमें क्या अपडेट होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अभी कुछ दिन में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कर्मचारियों का जो डेटा होगा उसमें डेटा के बेसिस पे ही आपका जुलाई मंथ का और आपका DA और DR उसमें तय किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 53% है। फिर भी अगर इसमें डेटा में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये 54% तक जा सकता है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 18 मंथ्स के DA और DR पर क्या बड़ा अपडेट आया है। बेसिकली 18 मंथ्स के DA और DR पर एक बड़ा अपडेट ये आया है कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से एक इंपॉर्टेंट लेटर जारी किया गया है, देख सकते हैं आप, फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसमें कोविड के टाइम का जो DNS अलाउंसेस का जो एरियर्स था वो रोका गया था, उसको देने की बात फिर से की जा रही है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है। आप सब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन DNS अलाउंसेस एरियर्स फॉर कोविड पीरियड। आप देख सकते हैं जिसमें ये लोकसभा सेशन में भी कई बार इसमें कम्युनिकेटेड किया गया। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की यूनियंस ने भी 18 मंथ्स के DA और DR को जो रोका गया था कोविड के टाइम पे उसको देने की बात कही है। उसमें ये लेटर में ये भी बोला है कि जो हमारा देश है, नेशन है, ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है हमारे पैंडेमिक से। इसके बाद में अब हमारी इकोनॉमी काफी हद तक स्ट्रांग हो चुकी है, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कोविड के टाइम में, कर्मचारियों ने कोविड टाइम में बहुत अच्छा काम किया था और उसके बाद उन सबका जो है अब जो DA और DR है उसको उनका जो भी कंट्रीब्यूट था उसको DA DR के रूप में उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा यूनियन और पेंशनर्स की एसोसिएशन भी सरकार से एक बार बोल चुकी हैं, कई बार बोल चुकी हैं कि सरकार जो है नेगोशिएशंस या सेटलमेंट की सिचुएशन में आना चाहिए। इससे अगर एक बार गवर्नमेंट DA और DR नहीं दे सकती एक बार में तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में वो उनको प्रोवाइड करा सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, जो कि आ रही है CGHS के कार्ड्स को लेकर के। ये CGHS के जो यूज करते हैं बेनिफिशियरीज उनको लेकर के, आप देख सकते हैं सामने CGHS के न्यू रूल्स आ गए हैं। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऑनलाइन करना होगा CGHS कार्ड के लिए अप्लाई। सरकार ने इसमें नियम बदल दिए हैं। क्या नियम बदले गए वो भी आप देख सकते हैं। CGHS में अप्लाई करने के नियम बदल गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को CGHS के कार्ड के लिए ऑनलाइन अब अप्लाई करना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS कार्ड जारी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या वो दिशा निर्देश हैं वो भी आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में हम।
दिशा निर्देश जारी यानी कि जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं और उसी गाइडलाइंस के बेसिस पर ही सारी चीजें अब आगे होंगी, जिनमें से कई सारी गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि उस जो सरकार ने गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है उसमें केंद्र सरकार ने उन्हें बोला है कि सर्विस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए सीजीएचएस कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केंद्र सरकार का कर्मचारी अस्थायी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिसे आप www.cghs.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या वहां से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। उसे वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लेटर का प्रिंट आउट लेना होगा और हार्ड कॉपी से संबंधित अपने विभाग में जमा करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एक एप्लीकेशन लेटर के साथ जमा करने होंगे और जैसे ये एप्लीकेशन लेटर आपके साथ जमा हो जाएगा उसके बाद उसमें सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। अपडेट के बाद वहां पर बहुत सारी चीजों में फिर से चेंजेस किए जाएंगे जो भी आपका उसमें होगा और चेंजेस करने के बाद इसमें सारी चीजें फिर से उसमें कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको एक नया सीजीएचएस कार्ड अप्लाई हो जाएगा और आपको अब किसी भी अपने ऑफिस में डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़ी अपडेट बताई जिनमें 18 मंथ्स के डीआर का एरियर आपको मिलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जब 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर के लिए मना कर चुकी है तो फिर आप बार बार इसको क्यों बोलते हैं। बेसिकली बता दूंगा 18 मंथ्स के डीए और डीआर आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स भी इसके रिगार्डिंग लगातार पूछते रहते हैं कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर के बारे में क्या चीजें चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बताया है। आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी चीजें और भी अपडेट होंगी 18 मंथ्स के डीए डीआर पर, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से 18 मंथ्स के डीए डीआर पर कितना आपको पैसे बनते हैं या फिर आपको उनको 18 मंथ्स का डीए और डीआर आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको 8वें वेतन आयोग पर बहुत सारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग में क्या आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। सारा एक चार्ट लेकर आया हूं, डिटेल में बात करेंगे पूरा 8वें वेतन आयोग पर। आपके ग्रेड पे, आपके लेवल के हिसाब से क्या क्या आपका बेसिक होगा 8वें वेतन आयोग में, वो भी मैं बताऊंगा। क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ 4th, 5th, 6th और 7th पे कमीशन में कितने % की हाइक हुई आपकी, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा, कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी, कितनी मिनिमम बेसिक पेंशन थी, उस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग का जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट कब तक दे सकती है, कब तक लागू हो सकता है, क्या सारे इसमें अपडेट्स होंगे। यानी एक ही वीडियो में आपके 8वें वेतन आयोग पर यानी कि 8th CPC पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी भी देख पाएंगे अगर 8वां वेतन आयोग जिस हिसाब से लागू हो सकता है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हुई। थोड़ा एक रफली आइडिया लगेगा इससे कि 8th पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। सामने एक आप चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें 8th जिसमें पे कमीशन लिखा गया है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कितने % हाइक हुआ वो देख सकते हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा वो यहाँ पर है। साथ ही साथ कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी और उसके हिसाब से यहाँ पर किस हिसाब से बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4th पे कमीशन की। 3rd पे कमीशन से 4th पे कमीशन में जब हम आए तो वहां पर 27.6% की टोटल बढ़ोतरी हुई बेसिक में। फिटमेंट फैक्टर वहां पर नहीं था और मिनिमम बेसिक सैलरी उसके बाद हुई 750 रुपए। अब आगे चलते हैं 5th पे कमीशन में। जब 5th पे कमीशन आया तो 31% की यहाँ पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई। फिटमेंट फैक्टर यहाँ भी नहीं था और बेसिक सैलरी 750 रुपए से बढ़ करके 2550 रुपए यहाँ पर हुई। अब बात करते हैं 6th पे कमीशन की। इसमें बढ़ोतरी हुई 54% की और यहां से अब फिटमेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि 2250 रुपए में 1.876 का मल्टीप्लाई करने के बाद रफली 7000 रुपए यहां पर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब आपकी बेसिक सैलरी जो भी होगी और एक फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा, उसके बाद ही यहाँ पर
आपकी टोटल बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन काउंट होगी। सपोज करिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, यानी कि सेवंथ पे कमीशन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई और फिटमेंट फैक्टर अभी आपका जो प्रेजेंट में है वो 2.57 है। और बेसिक सैलरी की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए और आपकी बेसिक जो पेंशन है वो 9,000 रुपए। और वो आती कैसे है, आपका जो भी प्रीवियस में 7,000 आपकी पे कमीशन में था और उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई जब किया गया तो आप देख सकते हैं कि रफली एग्जैक्ट 18,000 नहीं आते हैं, रफली 18,000 रुपए आए, 17,500 आए तो उसको 18,000 रुपए बेसिक बनाएगा। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितने % का हाइक होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी या मिनिमम बेसिक पेंशन हो सकती है। अब हम उसकी बात करेंगे। आपने देखा यहाँ पर 4th से 5th के कमीशन में आप देख सकते हैं 31% का हाइक हुआ, 6 पे कमीशन में 54% का हाइक हुआ, 7 पे कमीशन में 14.29% का हाइक हुआ। वहीं बात करते हैं अगर 6 पे कमीशन की, उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा। वहीं 7 पे कमीशन की बात करते हैं, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 है जो करंटली अभी चल रहा है। अब बात करेंगे कि क्या 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। पहले आप भी वीडियो को रनिंग में ही कमेंट कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए या कितने प्रतिशत की हाइक पेंशन और सैलरी में होने चाहिए जिससे आपकी मिनिमम बेसिक पेंशन और मिनिमम बेसिक सैलरी हो। हम पूरा डिटेल में चार्ट देखेंगे 8वें वेतन आयोग में क्या चार्ट होगा, क्या सारी अपडेट्स होंगी, वो चार्ट हम लेकर आए। आप देख सकते हैं ये चार्ट है और हम इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है 2.528 लेकर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर हम अगर एक्सपेक्टेड बात करते हैं इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट यही भी हो सकता है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या आपका बेसिक पेंशन होगा, क्या बेसिक सैलरी होगी, ये सारी चीजें हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चार्ट पर, इस टेबल पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल कब तक आ सकता है, क्या इसमें अपडेट्स आएंगे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मीडिया में जो खबरें आई उन पर बात करें थोड़ा सा। 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स प्रपोजल एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन जुलाई 2024, यानी कि जुलाई 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप देख सकते हैं इसमें Central government has received a comprehensive proposal to establish the 8th Central Pay Commission (CPC), timed with the upcoming budget for 2024, expected to be unveiled in July. The proposal aims to review and revise the basic pay, allowances, pensions and other benefits for central government employees and pensioners. यानी कि जुलाई में जो बजट सेशन है, जो आने वाला बजट सेशन है उसमें इस पर बात हो सकती है। आगे आप देख सकते हैं अर्जेंट कॉल फॉर द 8th पे कमीशन। मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी JCM फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज द फॉर्मेशन ऑफ 8th CPC. In a detailed letter to the cabinet secretary, Mishra highlighted the need for this commission to address the economic challenges faced by the government employees and government pensioners. तो आप देख सकते हैं कि जो NCJCM के सेक्रेटरी है मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और लेटर में 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लाने की, जल्द से जल्द फॉर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि इकोनॉमिक जो भी चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और गवर्नमेंट पेंशनर्स को। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की और क्या टाइमिंग हो सकती है 8वें वेतन आयोग की, उस पर भी एक बड़ी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। Traditionally, the central government commission is formed every 10 years to evaluate and recommend changes to the pay structures, allowances and benefits of central government employees, incorporating necessary adjustment for inflation. यानी कि 8वें वेतन आयोग या कोई पे कमीशन होता है वो उसका एवोल्यूशन और रिकमेंडेशन किए जाते हैं, उसके वेतन भत्ते और जो भी बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के, वो इन्फ्लेशन के चलते ऐसा सब किया जाता है। द 7th पे कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर on February 28, 2024 implemented its recommendation starting from 1/2016। आपको पता ही कि 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2024 को किया गया था, जो कि 2014 को किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब बात करते हैं CPC कब से स्टार्ट हो सकता है। द 8th CPC is proposed to commence from 1 जनवरी 2026, यानी कि एक जो आपका 8वां वेतन आयोग है एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 से इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। However, the government has yet to announce the formal establishment, leaving over 1 crore central government employees and pensions awaiting updates। आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट
के 1 करोड़ एम्प्लॉइज और पेंशनर्स है वो 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और देखना होगा कि कब तक इसमें क्या क्या चीजें अपडेट होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जुलाई तक इसमें कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा और उसके बेसिस पर हम फिटमेंट फैक्टर के बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। प्रोजेक्टेड है 8th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 8 CPC फॉर लेवल 1 to लेवल 5 फिटमेंट फैक्टर की बात करें यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस बताया कि फिटमेंट फैक्टर ही सबसे बड़ा रोल, क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी पेंशन, आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की यहाँ पर टेबल लेकर आए हैं, जिसमें 6 पे कमीशन, 8वें पे कमीशन में कितनी बेसिक आपकी होने जा रही है वो हम इस टेबल में बताने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। अगर आपका बेसिक इस टाइम पे 18,000 रुपए है तो आपका 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर 41,000 रुपए हो सकता है। वही बात करें इसमें आपका लेवल 1 में अगर आपकी बेसिक 18,500 रुपए है तो 42,000 रुपए आपका बेसिक हो सकता है। वही हम बात करें लेवल 1 में आपका अगर बेसिक 19,100 रुपए है तो 43,400 रुपए यहाँ पर हो सकता है। ऐसे इसमें बढ़ोतरी होती है, 19,700 है तो 44,700 हो जाएगा, 20,300 है तो 4600 हो जाएगा, 20,900 है तो 47,400 हो जाएगा, 21,500 है तो 48,800 हो जाएगा, 2200 है 50,200 हो जाएगा, 22 और 800 है तो 51,800 हो जाएगा। ऐसे ही करके इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, वहां से आप ये टेबल सीधा सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी जो भी बेसिक होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर टेबल देख लीजिएगा और आप अपना जो भी आपका बेसिक है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। काफी बड़ी टेबल है, आप इसमें 40 कॉलम्स बनाए गए हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 की। अगर लेवल 2 में आप अगर आते हैं और आपका अगर बेसिक जो है वो 19,900 है तो 8 पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर आपका जो सैलरी बेसिक होगा वो 45,400 रुपए होगा। वहीं अगर हम बात करें आपका लेवल 2 में 20,500 अगर आपका बेसिक है तो 8 पे कमीशन में 46,700 रुपए हो सकता है। वहीं बात करें हम 21,100 रुपए अगर आपका बेसिक है तो 48,100 रुपए हो जाएगा और अगर 21,700 रुपए आपका अगर बेसिक है तो 49,500 रुपए आपके बेसिक होने की पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं आप अगर टेबल को इसको देखें तो सारे बढ़ते हुए क्रम में आपकी 8th पे कमीशन में कितना टेबल होगा, कितना आपका फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर होगा वो आपका हो सकता है। वहीं हम लेवल 3 की बात करें, अगर आपका लेवल 3 में जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपए है। आप देख सकते हैं लेवल 3 में बेसिक अगर आपका 21,700 रुपए है तो आप 49,500 रुपए यहाँ पर आपका बेसिक हो सकता है। यही बात करें अगर हम आपका बेसिक 22,400 रुपए है तो 51,100 रुपए तक इसमें पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। वहीं बात करें अगर हम फिर से 23,100 रुपए इसका बेसिक है तो 52,700 रुपए बेसिक हो सकता है। लेवल 3 में फिर से अगर हम आपका बेसिक बात करें 23,800 तो 54,300 यहाँ पर हो सकता है। फिर से अगर हम बात करें 24,500 तो 55,900 आपका यहाँ पर बेसिक दिखाई दे रहा है। बात करें फिर से लेवल 4 जो कि ग्रेड पे होता है 2400, इसमें अगर हम बात करें तो 7 CPC में बेसिक स्टार्ट होता है 25,500 से, तो 8वें वेतन आयोग में 2800 ग्रेड पे होने के बाद 2800 फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने के बाद आपका बेसिक 58,100 रुपए हो सकता है। वहीं 26,300 की बात करें, अगर आपका बेसिक 26,300 होता है तो 60,000 रुपए आपका बेसिक हो सकता है। अगर हम बेसिक की बात करें 27,100 अगर आपका बेसिक होता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस के बाद 61,800 रुपए यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर 4th की बात करें, अगर आपका बेसिक 27,900 रुपए है तो इसमें 63,600 रुपए और अगर आपका बेसिक 28,700 रुपए है तो 65,400 रुपए आपकी बेसिक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। अगर हम लेवल 5 की बात करें जिसका ग्रेड पे 2800 होता है, अगर 7 CPC में स्टार्टिंग लेवल 5 में 7 CPC है 29,200 होने के बाद 66,600 रुपए यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर 30,100 है आपका बेसिक तो 68,600 रुपए हो सकता है और 31,100 रुपए है तो 70,700 रुपए हो सकते हैं। 31,900 रुपए अगर आपके बेसिक है तो 72,700 रुपए हो सकता है। 32,900 बेसिक है तो आपका 75,000 टोटल बेसिक हो सकता है। और वहीं बात करें 33,900 अगर आपका बेसिक है तो 77,300 रुपए आपका बेसिक होने की यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। ये बहुत अच्छी टेबल है। फिटमेंट फैक्टर ये 2.28 के बेसिस पर है और अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो आपकी बेसिक पे भी बदल सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर 2 तक या
2.57 तक भी अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो पेंशन काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में देखना होगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर रहता है। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितना प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और क्या फिटमेंट फैक्टर पर आपको कितनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी आपको चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप अगर